हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2018 का साइंस का क्वेश्चन पेपर कराने जा रहे हैं, यानी कि साइंस के 30 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये जो 30 क्वेश्चन है 2018 टेट प्राइमरी एग्जाम में पूछे गए थे, यानी कि पेपर फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। अर्थात जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है उसे कौन बुलाता है। ठीक है, आहूत की जाती है मतलब कौन बुलाता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि जो हमारा संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अनुच्छेद में है। तो संयुक्त बैठक का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 108 में है। ये याद रखिएगा कि लोकसभा राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक होगी। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद नंबर 108 में। बात आती है कि इसे बुलाता कौन है। तो जो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है इसे भारत के प्रेसिडेंट बुलाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो आंसर जाएगा यहां से ऑप्शन 1 के साथ। अब अच्छा, एक और बात आती है, चलो संयुक्त सभा की जो ये संयुक्त बैठक है इसे बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जो भी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे यानी कि स्पीकर होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी उसको उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 118 में। ठीक है, अनुच्छेद बिल्कुल याद रखिए। जो आपकी राज्यसभा लोकसभा यानी कि संसद है, संसद से जो क्वेश्चन लिए गए हैं या आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इस पेपर में जो क्वेश्चन लिए गए थे वो 7 से 8 क्वेश्चन इसी से लिए गए थे। ठीक है, जो आपका पर्यावरण विज्ञान आता है प्राइमरी एग्जाम में उसमें जो क्वेश्चन लिए गए थे यहीं से 7 से 8 क्वेश्चन लिए गए थे। अच्छा, यहाँ से ये बात एक और आती है कि प्रेसिडेंट कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा यानी कि एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा कहां पर कहा गया है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है 52 में। अच्छा, संसद होगी, ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ऐसा कहा गया है 79 में। तो देखो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पता लग गए। पहला क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में? 108 में है। राष्ट्रपति भारत के एक होंगे, ये कौन से आर्टिकल में? ये 52 में है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, संयुक्त बैठक की। तो ये 118 आर्टिकल में है। और भारत में एक संसद होगा, ये कौन से में है? ये 79 में है। तो सारी की सारी चीजें यहां से ध्यान रखिए। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग था जिसमें पंचायती जो राज होता है उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है कौन से भाग में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 90 भाग में, यानी कि यहाँ से ऑप्शन 1 सही जाएगा। यहाँ से एक और याद रखने वाली बात है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको कब जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, या कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो जो 73वां संवैधानिक अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था, तो उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। यानी कि यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस भाग में है? वो 90 भाग में है। और ये आए कब थे, जोड़े कब गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 73वें अमेंडमेंट में ये जोड़े गए थे, 73वें संशोधन में ये जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
अब देखिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, यानी कि 74वां जो 73वें का भी बताया किससे था, अब पूछा जा रहा है कि 74वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है बी ऑप्शन से, यानी कि सेकंड ऑप्शन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, यह कहा गया था कि जो नगर पालिका होती है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, जो नगर पालिका होती है उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें जोड़ा गया था, कौन से संशोधन में, 74वें संशोधन में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, देखो सीधा सीधा ये कहा गया है कि एसिड रेन किसकी वजह से होती है, तो वर्षा का पानी जो अम्लीय होता है, दो गैसेस होती हैं उनकी वजह से होता है। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है N2O, N2 सॉरी 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 NO2, एक कौन सी होती है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है SO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 और SO2। देखिए जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। ठीक है, लेकिन हमारे वायुमंडल में क्या होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होती हैं। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके, दोनों की दोनों गैसें, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, जब वर्षा का जल ऊपर से आएगा तो उसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेती हैं, ये तो बना लेती है HNO3, HNO3 यानी कि एसिड बना लेती है, और ये भी बना लेती है H2SO4, जिससे वर्षा का जो जल होता है वो क्या हो जाता है अम्लीय हो जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी वो गैस है निम्नलिखित में से जो वर्षा के जल को अम्लीय करती है, यानी कि अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है। तो पहला तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये तो होगा नहीं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं होता, मैंने अभी बताया आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, यहां से ऑप्शन जाएगा फोर्थ के साथ, यानी कि क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए नंबर 3 में क्या है, भारतीय संविधान में विधि का शासन, विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में विधि का शासन एक टर्म है। ठीक है, यहां जो ली गई है विधि का शासन विचार, ये कहां से लिया गया है, कहां से मतलब कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बस ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का 90% भाग कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है, वो एक अलिखित संविधान है, लिखित नहीं है। कैसा है, अलिखित है। अलिखित संविधान है, कहाँ का, इंग्लैंड का। और हमारा जो संविधान है वो 90% कहां से लिया गया है, वो इंग्लैंड से ही लिया गया है। अच्छा, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से लिए गए हैं मूलाधिकार। क्या लिए गए हैं, मूलाधिकार। जो हमारे मूल अधिकार होते हैं वो कहां से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, और अमेरिका से क्या लिया गया है, और अमेरिका से लिया गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय कहां से लिया गया है, ये लिया गया है, ये भी अमेरिका से। क्या लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय भारत में होगा, ये कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है, और कहां से लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है, और मूलाधिकार भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है, अगर आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड से जो लिया गया है वो नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं, नीति निदेशक तत्व।
नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और क्या लिया गया है इसके साथ साथ आयरलैंड से कि राज्यसभा में जो हम 12 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्य निर्वाचित होंगे, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो यहां से जो विधि का शासन जाएगा वो किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? जो लोकसभा का चुनाव होता है उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? ठीक है, चुनाव आयोग। पहला एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय। तो देखो इसमें जो चुनाव आयोग की अधिसूचना मतलब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना होती है, इसको जो जारी करने का काम होता है वो किसका होता है? वो होता है राष्ट्रपति का। कौन जारी करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन इसको लागू कराने का काम जो होता है वो होता है भारत के निर्वाचन आयोग का। ठीक है, पीछे आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति का जिक्र कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कौन से आर्टिकल में है? तो वो 52 में है, बताया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो जिक्र है वो कौन से में है? तो वो 324 में है। याद रखिएगा, 324 में किसका जिक्र है? इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? जब लोकसभा में कार्यवाही की जाती है, मतलब उस वहां सुनवाई होती है, तो उसका जो पहला घंटा होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, सबसे पहले तो जो लोकसभा है, लोकसभा ही कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? लोकसभा आती है आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? 81 के अंतर्गत आती है। जो लोकसभा है इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके लगभग 545। कितने होते हैं? 545। अब कहा जा रहा है कि जब यहाँ पहला घंटा होता है, ठीक है, इसकी कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रश्नकाल। लेकिन जैसे ही ये घंटा निकल जाता है तो उसके बाद का जो समय होता है उसको बोलते हैं शून्य काल, यानी कि 0 आवर। और पहले घंटे को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चिंदी सा बिल्कुल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है वर्षा जल संग्रह क्या है? वर्षा जल संग्रह क्या है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है इनमें से? प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, वर्षा जल संग्रह यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण। तो ऑप्शन जो सही जाएगा वो दूसरे वाले के साथ जाएगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ अभ्यारण्य दिए हुए हैं भारत के, ठीक है, और पूछा गया है कि इनमें से भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गेंडा, तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं आपको। ठीक है, पहला कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है? बाघ का स्वर्ग। जो बाघ होते हैं, बाघ का स्वर्ग क्या बोला जाता है? बाघ का स्वर्ग। क्योंकि ये बाघों के लिए ही फेमस है। और इसकी ही बात करें तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो कॉर्बेट पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क। कहां पर है?
उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये असम में है। कहां पर है? असम। ये जाएगा असम में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही रहेगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। ये कहां पर है? कर्नाटक। ये किसके लिए? ये भी वन्य जीवों के लिए ही फेमस है। ठीक है, वन्य जीवों के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ चंदन टीक और रोजवुड के पेड़ बहुत देखने के लिए मिलते हैं, तो उनके लिए भी फेमस है, चंदन के लिए, चंदन की लकड़ी के लिए यही फेमस है। गिर नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये गुजरात में। गुजरात में है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता, ये जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए? सिंह के लिए। सिंह मतलब शेरों के लिए। ठीक है, शेरों के लिए आपका गुजरात का गिर नेशनल पार्क फेमस है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कौन सा सही है? तो इसके लिए एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा पीसीडी। क्या याद रखेंगे? पीसीडी। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर और कंज्यूमर के बाद डीकंपोजर। तो ये ट्रिक याद रखिए, पीसीडी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, डी मतलब डैमेज। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर डैमेज हो गया तो पीसीडी, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर, यानी कि ऑप्शन जो जाएगा यहां से तीसरे के साथ जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो जितनी भी दी गई हैं आपको सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज ही दी गई हैं। ये पहला विचार करना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे ही तुक्का नहीं मार सकते। पहले ये तो पता लग जाए कि सारी की सारी क्या ग्रीन हाउस गैसेज दी हुई हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रीन हाउस गैसेज का पता होना जरूरी है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज होती कौन कौन सी हैं? होती है आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? N2O। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट होती है CH4। नेक्स्ट होती है CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। H2O वेपर मतलब वाटर वेपर। और क्या होती है आपकी? O3 भी होती है। अब इसमें से प्रोपेन आपकी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब बची ग्रीन हाउस गैस दो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो वातावरण में जो सबसे ज्यादा होती है वो कौन सी होती है? वो होती है कार्बन। और कितनी होती है? 0.04% होती है वातावरण में। तो सबसे ज्यादा जो वातावरण में आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है वो कौन सी होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन जाएगा थर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है किस वर्णक, ये वर्ण नहीं होगा वर्णक होगा, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कौन सा ऐसा वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पौधों का रंग या उनकी पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो धातु में बता दीजिएगा कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। अगर कैरोटीनाइड की बात करते हैं तो इसकी वजह से गाजर का रंग लाल होता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से गाजर जो होती है, गाजर का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लाइकोपीन की, तो इसकी वजह से जो टमाटर होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। क्या होता है? टमाटर का रंग लाल होता है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा क्लोरोफिल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानवीय गतिविधियां
जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसी कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु यानी कि क्लाइमेट के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं? देखिए, सबसे पहला है वनों का जलना। देखो, जब वन जलते हैं, वनों में आग लग गई सपोज दैट, तो वन जलते हैं, तो जलने से क्या होगा? इससे क्या होगा? पॉल्यूशन होता है। ठीक है, और पॉल्यूशन होने से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज हो जाता है। दूसरे क्या है? कृषि क्रियाकलाप जो होते हैं, जैसे हम रसायनों का यूज करते हैं खेती के लिए, भूसे में आग लगा देते हैं, तो इससे भी क्या होता है? इससे भी पॉल्यूशन फैलता है। एरोसोल क्या होता है? जब हम कीटनाशकों का यूज करते हैं, तो जैसे कोलाइडल पार्टिकल हैं, वो एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, या जो आपका धुआं निकलता है किसी चिमनी वगैरह से, उसमें भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, तो उनके भी प्रयोग से पोल्यूशन बढ़ता है। तो इन सब चीजों का प्रयोग करने से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो फोर्थ के साथ जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं जलवायु में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूफेबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो बायोडीजल उत्पन्न करती है? तो देखिए, इसमें जो है, इसका जो सही आंसर जाएगा वो जेट्रोफा के साथ जाएगा। जेट्रोफा है क्या? जेट्रोफा एक फूल वाला पौधा है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखें, क्या है? एक फूल वाला पौधा, फूल वाला पौधा। इसी के साथ साथ और क्या ध्यान रखना है आपको? इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, जो इसका तना होता है, इसके तने का प्रयोग जो किया जाता है, तने का प्रयोग क्या करने में किया जाता है? टोकरी बनाने में। तने का प्रयोग टोकरी बनाने में, टोकरी बनाने में तने का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या कर देता है? तेल को बायोडीजल में कन्वर्ट कर देता है। जो तेल होता है, तेल को किस में कन्वर्ट कर देता है? बायोडीजल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से जो आंसर सही जाएगा वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में? जड़ी बूटियों की रानी। देखो, एक क्वेश्चन तो यहाँ यही पता लग गया कि जड़ी बूटियों की रानी किसको बोलते हैं। यहीं से पता लग जाएगा कि जो जड़ी बूटियों की रानी है वो किसको बोला जाता है। कि रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। ठीक है, जड़ी बूटियों की रानी, तो एक क्वेश्चन बन गया, जड़ी बूटियों की रानी कौन है? भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे पर हिंदू धर्म का महत्व है और इसका वास्तविक नाम ओसिमम सेक्टम है। ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, इसी से पता लग गया होगा कि हिंदू धर्म में महत्व है। तो यानी कि तुलसी की बात हो रही है, तो तुलसी की दो बातें ध्यान रखनी है आप। तुलसी को एक तो जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, और इसका जो वनस्पति का नाम है वो है ओसिमम सेक्टम। ओसिमम सेक्टम, ये किसका नाम है? तुलसी का नाम है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन 1 के साथ जाएगा, यानी कि तुलसी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पोर्टेबल वाटर, यानी कि पीने योग्य जल। ठीक है, अब आसुत जल क्या होता है? आसुत जल क्या होता है? जब आप जल को बॉयल करते हैं, यानी कि उसका आसवन कराते हैं, तो जो भाप बन के उड़ जाता है पानी, ठीक है, भाप बनती है और भाप से फिर से वो पानी में कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आसुत जल। यानी कि आसवन द्वारा प्राप्त जल को क्या बोलते हैं? हम आसुत जल बोलते हैं। यह जल पीने योग्य नहीं होता है, पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा ऑप्शन 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 1984 की भोपाल गैस त्रसादी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ठीक है, तो एक तो डेट याद रखिए कब हुई थी ये। अगर इसकी बात करते हैं तो तारीख जो थी आपकी 3 थी, और 3 कौन सा था? दिसंबर।
3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, भोपाल में एक गैस रिसाव हुआ था। कंपनी कौन सी थी, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी थी। तो इससे क्या हुआ था, इससे एक गैस का रिसाव हुआ था जिसका फॉर्मूला होता है CH3NCO। इस गैस का रिसाव हुआ था। इसी को और क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोगों की वहां मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जो अमेरिकी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा यहां से नंबर 1 के साथ जाएगा। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कुछ डेट्स दी हुई हैं और इसमें से पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो, अगर 11 जुलाई की बात करते हैं तो 11 जुलाई भी बहुत फेमस है। और 11 जुलाई क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस। क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर 5 जून की बात करते हैं तो 5 जून क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस। बात करते हैं 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर में मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत हुआ है, ये जो ओजोन दिवस है, गलती हुई है यहाँ। ओजोन दिवस जो है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस जाएगा यहाँ, ओजोन, ओजोन दिवस। फिर 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून। अच्छा, ये जो आपका 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। जो दास प्रथा थी उसका उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो यहां से जो आंसर जाएगा उस तीसरे के साथ जाएगा, यानी कि 5 जून। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि MS स्वामीनाथन कौन थे। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जो थे वो क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कि ऑप्शन जाएगा यहां से सेकंड के साथ, ये कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है, क्या बोला जाता है इसको, WII के नाम से जाना जाता है। कहां पर है, WII कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में है, यानी कि उत्तराखंड के देहरादून में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 में क्या पूछा जा रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 भी। संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यहां प्रकाश और होना चाहिए था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किसको सोख लेते हैं। देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है तो ऑक्सीजन गैस को पौधे छोड़ते हैं। ठीक है, और जो आपकी CO2 गैस होती है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां से जो आंसर जाएगा CO2 के साथ जाएगा कि CO2 को वो क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन में पूछा गया है अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं जीव उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, जो रसायन का भक्षण करते हैं यानी कि रसायन खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? रसायन भक्षी। जो फूल पत्ते सब्जियां खाते हैं यानी कि शाक खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? हर्बीवोरस यानी कि शाक भक्षी या शाकाहारी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? कार्निवोरस यानी कि मांस भक्षी, जो मांस का भक्षण करते हैं। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है मृतक भक्षी, डिट्राइवोरस। ठीक है, ऑप्शन जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोला जाता है भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है यहां से? भूतापीय ऊर्जा। तो ऑप्शन जाएगा यहां से थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो जो 16 घास स्थल होते हैं, एक बात ये याद रखिए कि जो चीता होता है, चीते का जो निवास स्थान होता है, चीता जो निवास करता है वो 16 घास स्थल में करता है। ठीक है, तो चीते का जो निवास स्थान होता है वो 16 घास स्थल है। ये होता क्या है? ये घास के मैदान होते हैं और उष्ण कटिबंधीय जो पहाड़ी वन होते हैं वो होते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय इलाका होता है। और कहाँ पर होता है? पहाड़ों पर, यानी कि पहाड़ी वन होते हैं। कहाँ है ये? दक्षिण भारत में है। ठीक है, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है घाट यहाँ, तो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर। तो ऑप्शन जाएगा यहां से फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी, पेलिकन पक्षी के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। सबसे पहली बात तो ये एक प्रवासी पक्षी है। क्या है ये एक प्रवासी पक्षी है। कैसा है? प्रवासी, यानी कि प्रवास करने के लिए भारत में आता है। प्रवासी आता कहां से है? अगर आने की बात करते हैं तो ये साइबेरिया से आता है। कहां? साइबेरिया। साइबेरिया कहां से आते हैं ये पक्षी? साइबेरिया से आते हैं। और कहां से आते हैं? पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप से। काहे के लिए आते हैं यहाँ? प्रजनन करने के लिए। ठीक है, काहे के लिए? प्रजनन और भोजन के लिए। प्रजनन के लिए और किसके लिए आते हैं? भोजन के लिए। प्रजनन और भोजन के लिए आते हैं। पूछा जा रहा है कि ये प्रजनन कहाँ करते हैं। ठीक है, प्रजनन कहाँ करते हैं? तो देखो, नेलापट्टू में भी ये प्रजनन करते हैं, कुंथनकुलम में भी करते हैं और कोकरे बेलूर में भी करते हैं। यानी कि ये सारी जगह ऐसी हैं जहां पर ये प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन जो जाएगा यहां से वो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि जो मीना माता रोग होता है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। सीधा सीधा पूछा जा रहा है मीना माता रोग, ठीक है, वो कौन सी मेटल के कारण होता है? तो ये जो मीना माता रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये मरकरी के कारण होता है। ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में मरकरी पाई जाती है, यानी कि पारा पाया जाता है। यानी कि मीना माता रोग का जो मेन कारण है वो क्या है? वो है मरकरी, यानी कि पारा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन 27 में कहा जा रहा है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? यानी कि कौन सा वो पोल है जिस पर ओजोन परत का बहुत ज्यादा ह्रास हुआ है, यानी कि डिप्लीट हुई है। तो जहां ओजोन लेयर में छेद है उसे क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन सबसे ज्यादा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की बात की है, हम दो क्वेश्चन यहां से बताएंगे, एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक वर्तमान प्रमुख जो प्रथम थे मुख्य न्यायाधीश वो बताएंगे, और जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो बताएंगे। तो प्रथम जो थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ये वर्तमान में है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर जाएगा थर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। जो रेड डेटा बुक है इसका संबंध किससे है। तो जो ये रेड डेटा बुक होती है इसमें ऐसे वन्य जीवों का वर्णन किया गया है जो विलुप्त होने के बिल्कुल करीब हैं, जो खत्म होने वाले हैं, यानी कि जिनका अंत होने वाला है, ऐसे जीवों का इसमें जिक्र किया गया है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड के साथ, विलुप्ति के करीब जीव। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, बहुत आसान क्वेश्चन, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सी है। तो ये तो सबको ही पता होगा, इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा सहारा मरुस्थल के साथ। सहारा जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मरुस्थल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आई होप वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, और शेयर करें ताकि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो आने वाले एग्जाम में बैठ रहे हैं, जैसा कि आपकी सी टेट जो है, सी टेट की डेट आ चुकी है, बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि सीबीटी होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो वो सारे एग्जाम एक ही दिन में नहीं होते, कुछ दिन चलेंगे। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएंगे वहां पर, इसी वीडियो में से, और जो आने वाली वीडियो है उनमें से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।